दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम सामने आ गए और अब परिणाम के बाद मोदी और शाह को सांस लेने को जगह नहीं मिल रही है। जहां एक तरफ सरकार बनाने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो मजबूत विपक्ष मिला है उसने अपना पहला वार कर दिया है। जी, राहुल गांधी यहां थमने वाले नहीं हैं, बल्कि अब वो यहां से शुरू होते हैं। जी हाँ, क्योंकि राहुल गांधी ने यहाँ पर एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो कि बहुत जरूरी है। और इसी ठीक से मुद्दे पर हमारे साथ वाहिद नसीम जी, वरिष्ठ पत्रकार, मैनेजिंग एडिटर 4TV, उन्होंने जिक्र किया था और सेम मुद्दा अब राहुल गांधी ने उठाया है। मैं वाहिद जी को साथ में जोड़ रही हूँ और आपको बताऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा गेम हो गया और ये गेम आपको समझ तक नहीं आया। इसीलिए जरूरत होती है देश में एक मजबूत विपक्ष की और एक अच्छे चौथे स्तंभ की। जी हाँ, वाहिद जी को हम साथ जोड़ रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अहम मुद्दों में से मैं ये नहीं कहूंगी आपने एक मुद्दा उठाया, आपने कई मुद्दे उठाए थे। आपने फॉर्म 17C का मुद्दा भी लगातार उठाया था कई दिनों तक, मुझे याद है। यहीं पर आज राहुल गांधी ने जेपीसी की यहाँ पर मांग कर दी है। अब बड़ी बात यह है कि मोदी शाह जिस तरह से एग्जिट पोल के दौरान स्टॉक मार्केट के साथ खेल गए, वो क्या मामला है? आप लोगों को प्लीज बताइए सर, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि जब लोग ये सोच रहे थे देश में बैठकर कि एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार बम्पर जीत होने वाली है और उसमें आत्ममुग्ध थे, उस वक्त उनके साथ एक बड़ा खेला हो गया। देखिए, मैंने ये बात विनीता जी, मैं ये तो आपका भी और इन पार्टियों का भी शुक्रगुजार हूँ। हालांकि फॉर्म 17C को उठाते उठाते मैंने पहले दिन से तब तक जो है उठाए रखा जब तक इन्होंने पकड़ नहीं लिया। तो अलबत्ता ये है कि ये मुद्दा बहुत जल्दी पकड़ा। मैंने 2 बार सिर्फ उठाया आपके साथ कि भैया ये जांच होनी चाहिए कि ये जो खेल हुआ है एग्जिट पोल का, इसको आप सिर्फ राजनीति और उठापटक से मत जोड़िएगा। जब लोग ये पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि जब इनको पता था कि नतीजे ऐसे नहीं आने वाले हैं, तो फिर इन्होंने ये खेल क्यों किया? तब मैंने कहा था इस देश के 30 लाख करोड़ रुपए लूटने के लिए किया और ये एक इसकी इस साजिश की जो है 30 जांच भी लाख होना चाहिए, करोड़ तो वो रुपए, मुद्दा वो भी उठाना चाहिए। एग्जिट पोल के दौरान 30 लाख जी, करोड़ एग्जिट एक दिन पोल में। इसका हिस्सा मैंने ये कहा था और उस वक्त मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में था और सभी पार्टियों को ललकारा था कि ये नहीं होना चाहिए इस देश में। आम जनता को हम पार्टियां तुम कैसे लड़ती हो अलग, मेरे देश की जनता को लूटोगे तो मुझे गुस्सा आएगा और वही गुस्सा था जो उस दिन उतरा और आज राहुल गांधी ने कम से कम राहुल गांधी ने जो है इस मुद्दे को पकड़ा और उठाया क्योंकि अहम मुद्दा है, देश की जनता का पैसा है। देखिए हुआ क्या है विनीता जी इसमें, जी मैंने उस वक्त थोड़ा गुस्से में कहा था, अब थोड़ा सा शांत होकर ये बात कहता हूँ। हाँ, लेकिन गुस्से में जबकि आप जब भी बात कहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह जाते हैं, क्योंकि भावनाओं के साथ सच निकलता है और ये ऐसा वो मेरे सच है जो अब मोदी शाह पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। जी अब सर। ये खड़ा होना है थोड़ा सा, अब इसको एक्सप्लेन भी करना जरूरी हो गया। देखिए हुआ क्या था, ये जो एग्जिट पोल एजेंसियां थी, मैंने उस वक्त भी कहा था ये बात कि भाई इनका तमाम कच्चा डाटा ले लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए और वो कच्चा डाटा लेकर अब तुरंत इन पे कोर्ट में पिटीशन तुरंत डालनी चाहिए ताकि कोर्ट को कहा जाए कि इनका डाटा ले लिया जाए, क्योंकि ओरिजिनल डाटा इनके पास था और ओरिजिनल डाटा को इन्होंने मैनिपुलेट किया। क्योंकि अडानी और अंबानी और इनकी मैनिपुलेटेड कंपनियां जो हैं, उनके शेयर को एक दिन पहले मैनिपुलेटेड डाटा बता के बहुत ऊंचे लाया गया, बहुत ऊपर चढ़ गया शेयर मार्केट और अगले दिन 4,500 यानी पूरे हमारी जो इकोनॉमी है उसका 5% डूब गया। और वो 5% डूबने के बाद जो अगले दिन आपको शेयर ऊपर आते हुए दिखा, वो कौन सा था कि इन्हीं ये होता इस खेल में ऐसे हैं कि यही कंपनियां अपना शेयर जब पैसा निकालने की बात आती है तो लोगों का पैसा लुट चुका होता है और जब शेयर इनका बिल्कुल आखिरी पायदान पर नीचे डूब चुका होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा ये खुद खरीद लेते हैं ताकि ये बहुत अपने घर बर्बाद हो जो गए इसमें। सुसाइड की नौबत आ गई लोगों की। तो ये इन्होंने बेसिकली क्या किया है, और अगर ना भी आए तो देश का पैसा लुटवाना, यानी चुनाव हारोगे तब भी अपने लोगों को फायदा पहुंचाओगे, चुनाव जीतोगे तब भी उन्हीं की कंपनियों को बढ़ाओगे और एग्जिट पोल से भी अपनी कंपनियों का मुनाफा करने दोगे इस देश में। अरे भाई ये जो देखिए विनीता जी, इस देश की जनता को
गुरु गोलवलकर साहब का बंच ऑफ थॉट पढ़ना चाहिए। बंच ऑफ थॉट में क्या है? मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ कि जी। क्योंकि ये आधे अधूरी बात कह जाते हैं तो जनता को कुछ समझ में नहीं आता, जनता को पूरी बात समझ में आनी चाहिए। उसमें एक थॉट है जिसमें ये स्पष्ट लिखा है, वो तो किताब उठा लीजिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जनता को कभी हैंड टू माउथ से ऊपर नहीं आने देना चाहिए। अगर वो हैंड टू माउथ से ऊपर आएगी तो आपसे सवाल करेगी। आप सवाल, और अमित शाह और मोदी जी तो बिल्कुल फैन है इस बात के कि उनसे कोई सवाल ना करे। अगर उनके कैमरे के फ्रेम में कोई आ जाए तो अगले दिन वो या तो पार्टी में नजर नहीं आता या वो पता नहीं कहाँ नजर नहीं आता और लेकिन सबके अब सामने बेइज्जत चंद्रबाबू होता है। नायडू और नीतीश कुमार फ्रेम साझा करेंगे सर। अब चाहे मोदी जी दिल पर पत्थर रख करके आए, फ्रेम में आना पड़ेगा, उसी फ्रेम में। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए नेचर ना किसी का बदलता नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। नेचर ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं बदलता। वो नेचर जो है कॉम्प्रोमाइज होता है और कॉम्प्रोमाइज का ना टाइम लिमिट जी। होता है। मगर ये भी मैं बताऊंगा कि मैं पहले ये बता दूं कि आपको हाँ, कि पहले किस ये तरीके से इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बता किस दूं कि इस तरह पे भी से आता हूं स्टॉक कि इनके एक्सचेंज के साथ मोदी शाह ने एक ऐसा बड़ा खेल किया जिसका देख जिक्र कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी टीवी पर ये कहा, बोलकर किया, प्रदीप गुप्ता एक्सेस वाले, कि आपने जो ये सब किया आप इसमें हिस्सेदार थे। उनको भी भूलना ये नहीं चाहिए, एग्जिट पोल देने वाले इन ये लोगों को भी नहीं भूलना ये चाहिए। स्कैम और भी बड़ा निकलेगा विनीता जी। देखिए, आपने सर्वे किया, आपको आपके पास कच्चा डाटा आया और कच्चे डाटे को अगर आप ये कहें, देखिए अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी की कैटेगरी में इसको ला सकते हैं तो नहीं लाएंगे। और तमाम वकील महोदय भी सुन ले, और ये सिर्फ जेपीसी नहीं बल्कि इस पे सीधे सीधे जो है कोर्ट में पिटीशन होनी चाहिए, इसमें पीआईएल डलनी चाहिए, इसमें संज्ञान कोर्ट को भी ले लेना चाहिए। मसला मसला देखिएगा कितना बड़ा है। आप अगर मैं और आप ये कहते हैं कि मेरा आकलन ये कहता है, आकलन ये कहता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, या 100 से जीतेंगे या 200 से जीतेंगे, ये मेरा आकलन है। जब आप इसके साथ एविडेंस प्रूव कर पेश करते हैं, जब डॉक्यूमेंट आप पेश करना शुरू करते हैं, जब आप दावे करते हैं कि हमारा इतना नंबर का कैलकुलेशन है, इतना हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, तब आप पूरी तरह से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, जो धोखा देने की कैटेगरी में आता है। क्योंकि आपने अपने बात कहने के साथ साथ तथ्य पेश किए हैं, आपने अपना विचार पेश नहीं किया, आपने एविडेंस पेश करके धोखा देने की कोशिश की है। सीधे सीधे केस बनता है क्योंकि आपके पास कच्चा डाटा था, जो कि मैंने कहा जब्त करेंगे तो निकलेगा वो कच्चा डाटा, कि उसमें भी बीजेपी हार रही थी और उसमें इनके पास वो डाटा मौजूद था। उसके बाद उसको मैनिपुलेशन, जो टेबल पर बैठकर देखिए होता है क्या, सर्वे के फॉर्म आ जाते हैं, चीजें आ जाती हैं, उसके बाद उसका जो उसे कच्चा डाटा कहते हैं। कच्चा डाटा में आपको पता चल रहा होता है कितने परसेंट किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। फिर ये उसका एक पैनल के सामने बैठते हैं, फिर पैनल पे पैनल डिसाइड करता है कि हम ये जो है असल में किस जाति का है तो किसको जाएगा, किसको नहीं जाएगा, और फिर वो पैनल इसका मैनिपुलेशन करता है। तो कच्चा डाटा क्या कह रहा है ये वो नहीं कहते, बल्कि पैनल जो कह रहा है वो पैनल के हिसाब से ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये ठीक है भाई, इनका ये कारोबार हो सकता है कि तुम पार्टियों से पैसा ले, सर्वे करें, वो सारी बात है। चैनल अगर सर्वे पैसे दे रहा है सर्वे करवाने के, तो चैनल के साथ इनका कारोबार हो सकता है। मगर चैनल और ये दोनों मिलकर देश की जनता के 30 लाख करोड़ 5% आपका पूरे शेयर बाजार का पैसा लुटवा दे, ये तो साजिश है। और ये गिनी चुनी जी। कंपनियों का शेयर मार्केट आपने पूरी तरह ऊपर उठा दिया, और अगले दिन जब वो बिल्कुल नीचे आया तो उन्हीं पे खरीदवा दिया। वो बाद में खरीदा किसने? यानी कि ये 30 लाख करोड़ जो है, आप अगर उनके माफ नहीं कर सके या प्रॉफिट नहीं दे सके तो आपने उनको मुनाफे में पहुंचा दिया। यही गुस्सा मेरा था, और राहुल गांधी जी ने सिर्फ सरसरी ये बात उठाई है। मैं तो राहुल जी, जी को कहता हूं कि मैं अगर सर हम कोई बात राहुल गांधी ने जो अभी इस पर कहा है, एक बार वो सुनाना चाहती हूँ। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी? ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं। जी सर, यहाँ पर वाहिद भाई ये सवाल छोड़े हैं जो राहुल गांधी ने, इसके जवाब ये बड़े जरूरी हैं। फॉरेन इन्वेस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई रिश्ता है, और मोदी और अमित शाह ने
लोगों को इन्वेस्ट करने की एडवाइस क्यों दी इस टाइम पर? ऐसे वक्त पर ये एडवाइस क्यों की गई? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। ये मुद्दा आपने पहले उठाया था, ये मुद्दा आपने पहले उठाया था और अभी भी इसी तरह से ये एक बड़ी तस्वीर सामने निकल के आ रही है। जो बात आपने कही थी वो अब राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े पद पर देश के होम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री लोगों को इन्वेस्ट करने की सलाह क्यों दे रहा है? ऐसा क्यों किया? और वो भी एग्जिट पोल के उस दिन में स्टॉक एक्सचेंज में क्यों? ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने सलाह दी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, आखिरकार ये कैसे हुआ? बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप बात करते हैं, अब इसके लिए देखिए देश में अब विपक्ष मजबूत है, सरकार के तमाम कदम पर सवाल उठा सकता है। अब ये सवाल यहाँ उठ रहा है, जेपीसी की मांग की है राहुल गांधी ने, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की यहाँ पर मांग की है कि किस तरह से अब वो सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के दौरान फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे हैं लोगों को, वो एक सलाह दे रहे हैं इन्वेस्ट करने की। कितने लोग इसमें बर्बाद हो गए हैं, आखिरकार कौन देखेगा इसको, कौन इसका जवाब देगा, ये सवाल है सर। यहाँ पर ये बहुत गंभीर मामला है और पार्लियामेंट में अगस्त में क्योंकि मॉनसून सेशन होगा और उस वक्त में इस देश में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई देगी कि जहां पर सरकार अपना पिछले 10 साल से मनमानी के साथ काम कर रही थी, वहां विपक्ष उस पर एक बड़ी लगाम लगाएगा। अब उस पर ये पहला मुद्दा होने जा रहा है सर, जिसका जिक्र आपने किया था, उसी दिन किया था जिस दिन एग्जिट पोल की बात हो रही थी। अब यहाँ राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, आपने वीडियो सुना, ये सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात क्यों की उन्होंने देश के इतने बड़े पद पर होकर के, आपने क्या रिश्ता है उनका इन फॉरेन इन्वेस्टर्स से? इतने लोग बर्बाद हो गए इसमें, लोग शायद अभी समझ नहीं पा रहे इतनी बड़ी मुद्दा है। सर थोड़ा एक बार फिर से मैं चाहती हूँ आप लोग को ये बताएं वाहिद भाई कि ये पूरी कहानी क्या हुई है। हाँ, लोग को समझ आनी चाहिए संसद में जाने से पहले। मैंने उस दिन जी मेरी बदकिस्मती ये है विनीता जी कि जब मैं शुरुआत में कोई बात कहता हूं तो लोगों को कम समझ आती है और वो धीरे धीरे जब तक उसको समझते हैं तब तक चलो ठीक है, ये देर से भी समझने लगे हैं, मेरे पे यही बहुत बड़ा एहसान है। तो मैंने उसी दिन ये बात इसलिए उठाई थी कि ये जो मैनिपुलेशन किया गया है, मैं एक तरफ स्टॉक मार्केट पर ध्यान दे रहा था, दूसरी तरफ ये देख रहा था कि इन्हें सब कुछ पता होते हुए मैनिपुलेशन क्यों किया। यही तो बात थी कि मैं कह रहा था कि इनकी सीटें इतनी नहीं है, ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं और मैनिपुलेशन में शेयर मार्केट जो है लोगों का पैसा डूब जाएगा, क्योंकि लोग ये समझ के कि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, इसलिए अडानी अंबानी जो इनके दोस्त समझे जाते हैं वो बड़ी तादाद में उनके महंगे से महंगे करके जो है शेयरों को खरीद लेंगे, क्योंकि अब ये कंपनियां प्रॉफिट में आएंगी। और अचानक अगले दिन जो है, जबकि इनको पता था कि कच्चा डाटा क्या कह रहा है, यानी पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिलेगा, और अगर पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिलेगा, कोalition में सरकार बनाएंगे तो अडानी अंबानी उतनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो कोalition में पार्टियां आ रही हैं, वो कौन कौन से मंत्रालय अपने पास रख लेंगी अभी उनका भी पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा, मगर इस बीच 30 लाख करोड़ यानी 5% ऑफ द शेयर मार्केट जो है वो डाउन गई अगले दिन। पहले दिन उसे बहुत ऊपर चढ़ाया और अगले दिन वो इस तरह से नीचे आई कि इसमें डबल यानी कि बेचते वक्त भी मुनाफा कमवाया गया और उनको नुकसान करवा के भी मुनाफा कमवाया गया। दोनों तरफ मैनिपुलेशन हुआ है। ये तो 50 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला निकलेगा, बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा, बशर्ते के कोर्ट और मैं कहूंगा आपकी जो है कम से कम कांग्रेस पार्टी या दूसरी इंडिया गठबंधन जो है, जिस तरह से वो हल्के में ले रहे हैं इस चीज को, हल्के में ना लेके जब तक ये कोर्ट में नहीं जाएगा, ये जीपीसी की क्या बात कर रहे हैं, इसमें तो एविडेंस जब्त होने चाहिए, कच्चा डाटा एजेंसियों का जब्त हो जाना चाहिए पूरी तरह से, जिन एजेंसियों ने किया, जिन चैनलों के साथ किया गया। मैंने तो वही कहा था, मैंने तो ये भी कहा था कि जनता के जिनके पैसे डूबे हैं सर, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1, नंबर 2 अमित शाह, नंबर 3 इस देश के एग्जिट पोल बताने वाली ये एजेंसियां और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जिन कंपनी के लिए बोला गया, ये पार्टीज है, ये पार्टीज है। आम जनता को भी इनको मैंने तो कहा था कि पार्टीज बनाना चाहिए, क्योंकि उनका पैसा डूबा है। और ये चारों पार्टी, एक तो अमित शाह साहब ने जो है शेयर मार्केट में लगाने के लिए
इन्फ्लुएंस किया, मोदी जी ने इन्फ्लुएंस किया और उन चैनल ने मिलके किया और न्यूज जो सर्वे एजेंसीज थी उनके हिसाब से उनके डाटे को इस तरह से बनाया गया। ये पूरा गेम था, स्कैम था पूरा मिला जुला। सर, ये ऐसे पहले कभी देखा गया है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऐसे एग्जिट पोल के जरिए? एक बड़ा नहीं, षड्यंत्र उस दिन जो बनाया गया। ऐसे तो देखिए ये जो कार्यशैली रही है ना सिंगल हैंडेड, और मोदी जी ने अपनी सोच को बताया है कि वो 49 तक या 47 तक वही रहने वाले हैं, वो बायोलॉजिकल भी नहीं है और वो उस पर जो है वो किसी की सुनते नहीं है। पहले टर्म में उन्होंने, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, हम क्यों प्रचार करें, उन्होंने बाकायदा देश का प्रधानमंत्री होते हुए उन कंपनियों का प्रचार किया था जो कि आप जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस देश के एसेट होते हैं और अब आप जनता का प्रोडक्ट है और आप जनता के प्रोडक्ट होते हुए आप बताएंगे कि इस देश को आपने उस कंपनी के प्रमोशन के लिए कितने पैसे इस देश के खाते में डलवाए जिससे भारत के उस जनता के ब्रांड को आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया, आपने जनता से परमिशन भी नहीं ली। ये सारे काम आप कर रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप की अलामत थी। ये इस देश में लोग उस भाषा को नहीं जानते हैं। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड वैल्यू एक बहुत बड़ी चीज होती है और ब्रांड वैल्यू बिकती है, कंपनियों में ऐड होती है, निकाली जाती है। भारत की जनता ने आपको ब्रांड बना दिया। भारत की जनता का प्रधानमंत्री किसी एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, वो बैंगर कंपनी थी जिसपे बाद में इन्होंने खुद ही जो है उसे आरबीआई के चक्कर में फंसा रखा है और वो शायद उसने वो नहीं खरीदे होंगे, वो इलेक्ट्रोनिकल बॉन्ड वगैरह कम खरीदे होंगे। तो कुल मिला के जो है उन्हीं के प्रचार करके ये जो है ना ये पूरे स्कैम, जैसे याद करिएगा कि यही जब एनडीए था, जब इन्होंने स्पेक्ट्रम का मैटर उठाया था। स्पेक्ट्रम क्या होता है जनता अभी तक नहीं समझी। हवा का एक सिग्नल होता है, सिर्फ आप एक फ्रीक्वेंसी बेचते हैं जिसमें ना सरकार का कुछ जाता है ना आता है, एक नंबर होता है फ्रीक्वेंसी का, वो बेचा जाता है। अगर वो इतना बड़ा स्कैम था, स्पेक्ट्रम जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इतना कुछ हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसी कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं मतलब वो करती है, कुछ होता ही नहीं है। वो आपको एक नंबर एग्जैक्ट नहीं करती है, आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे आप एक फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं जो डिटेक्ट करती है, तमाम मोबाइल जो है वही फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं और आप वैसे भी कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है, उसकी एक एक मूवमेंट दिखती है। वो गिरता है तो कितनी जिंदगियां गिर जाती हैं, वो उठता है तो कितनी खुशहाली आ जाती है। ऐसी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है इसमें, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसे इन्फ्लुएंस किया स्थिति को। ये अपने आप में, मैंने आपसे सवाल पूछा था, ऐसे क्या कभी कोई इतने बड़े पद के व्यक्ति ने इस तरह का इन्फ्लुएंस किया पहले? मैं फिर ये सवाल पूछ रही हूँ सर, क्योंकि ये अपने आप में हिस्टोरिक डर्ट है, डर्ट। ये विनीता जी, ये बात समझने के लिए मुझे फिर अपने उस दूसरी बात पे आना पड़ेगा, उसी बात पे आना पड़ेगा जो खड़गे साहब ने हल्के में कह दी, या इस वक्त जो अपने राहुल भाई हैं उन्होंने वाहिद जी जो बात हमें बता रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इस देश में एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया और ये जो घोटाला है इसके बारे में अभी तक ढंग से कोई समझ ही नहीं पाया है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आज इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का ये घोटाला किस तरह से लोगों की जिंदगी को रौंद के चला गया है पिछले दिनों, और खास तौर से उस दिन की बात करें जिस दिन टीवी चैनल पर बैठकर आप बड़ी शौक से ये देख रहे थे कि एग्जिट पोल क्या कहता है, एग्जिट पोल किसकी सरकार बना रहा है, आखिरकार ये कैसे होगा। ये तमाम एग्जिट पोल का जो षड्यंत्र है जो टीवी चैनल्स पर दिखाया गया, किसी ने सच नहीं बताया, सब जमीन की हकीकत से परे कुछ और तस्वीर पेश कर रहे थे। और ये जो तस्वीर पेश कर रहे थे इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस था, एक बहुत बड़ा घोटाला था। इन तमाम एजेंसियों के पास जो पैसा आया उसकी जांच होनी चाहिए। इन एजेंसियों का और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कनेक्ट बनता है, ये सब चीजों पर सवाल उठते हैं यहाँ पर। अभी तक आप पिछले 10 साल से ये तस्वीर देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लोग कुछ भी बात करें लेकिन उन पर घोटालों के आरोप लगाकर सवाल नहीं कर रहे थे। इस बार के जनतंत्र की ये खूबसूरती है कि अब लोग सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये आपने क्यों किया। तो सर यहाँ पर
जी सर। मैं जवाब दे रहा हूँ, वो आपकी बात माफी चाहता हूँ, इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि खड़गे साहब के उस सवाल पे आना पड़ेगा ये बात समझाने के लिए, जब वो कहते हैं हमें क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ना है। अब वो क्रोनिक कैपिटलिज्म बोल देते हैं, उनको लगता है कि साउथ के लोग अगर क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब समझते हैं तो नॉर्थ के भी समझते होंगे। आम जनता बहुत गुने चुने लोग समझते हैं, ज्यादा लोग नहीं समझते हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब घोर पूंजीवाद होता है, और देश में घोर पूंजीवाद जब नाम लेते हैं ना, तो हमारे गरीब लोग भी समझते हैं कि पूंजीवाद का मतलब पूंजीवादी हम भी पूंजीपति है, हम गरीब नहीं है, और इसे गरीब अमीर से जोड़ लेते हैं। ये बेसिकली वो मुद्दा समझ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ मुद्दा ये है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म जो जिसे पूंजीवाद का सिद्धांत कहा जाता है, असल में उसका नाम है दासवाद का सिद्धांत, यानी लोगों को दास बनाना। और वही गोलवलकर साहब की किताब में है कि हैंड टू माउथ कर दो, वरना ये सवाल करेंगे। इनको जो है हमेशा इतना फंसा के रखो कि ये लोग सवाल ही ना कर सके। और जिस तरह क्रोनिक कैपिटलिज्म में ये होता है कि एक बकरी के जैसे आप ना फट्टा बांध दें आगे और उसके घास लटका दे थोड़ा आगे, और वो बकरी को दिखता रहे ये है, और वो उसके पीछे पीछे भागती रहे, और उसके मुंह में वो कभी ना आए। तो इसको दासवाद जो है, मोदी जी और शाह साहब की शैली दासवाद बनाने की है। उन्होंने हैंड टू माउथ की स्थिति देखिए, लोग किस बात पे खुश हो रहे हैं, जनता किस बात पे खुश हो रही है? 5 किलो अनाज मिल रहा है। उसको किस बात पे खुश हो रही है? 370 हट गया। और दूसरी किस बात पे खुश हो रही है? 3 तलाक हट गई। सर मेरा अरे एक भाई आखिरी इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे। जी जो चीज आप कह रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग उसे समझ गए होंगे कि गरीब बना करके उनको हाँ करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि जो जितनी भी एजेंसी हैं जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाया चैनल पर, इन जी सब ने ये झूठ जो परोसा, इसके लिए इन्होंने जी करोड़ों रुपए लिए होंगे। बिल्कुल करोड़ों रुपए लोगों ने बिल्कुल सोचा भी नहीं कितने पैसे मिले होंगे। आखिर बिल्कुल। में प्रशांत किशोर तक को इस तरह के इंटरव्यू देने के लिए किस तरह से फिक्स किया गया आखिर में। खैर, ये एक तरफ ये हिस्सा जिन्होंने एग्जिट पोल धड़ाधड़ झूठे दिखाए चैनल्स पर, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज जी जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दी पीएम मोदी और अमित शाह ने, तीसरी जी तरफ इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, ये तीनों के बीच में पैसे का जो कनेक्शन है, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल का भी कनेक्शन इनसे पूरा जुड़ा हुआ था और ये पैसा यहीं की इन तीनों के बीच में मैनेज हुआ होगा? एक एग्जिट पोल वाला ना रोने का नाटक कर रहा था। वो बड़ा शाना है, बड़ा शाना है। शाने में जानता हूं झूठे तुमको। आंसू थे। ये मोहब्बत दिखाने की जो है नौटंकी की जा रही थी। डाटा सबके पास था। अगर हम ठोक बजा के कह रहे थे कि 250 नहीं आती, 250 के नीचे आएंगी सीटें, तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम लोग सर्वे करवा रहे थे, और जो है हमने इस बहस में शामिल थे, सब पता था, सारी चीजें पता थी। पता क्या था? देखिए, बहुत सीधी बात यह है कि पता होने के बाद आपने बहुत बढ़ा के यानी 400 तक की सीटें दे दी, मतलब डबल से ज्यादा आप सीटें दिखा रहे हैं। और ये चमत्कार की बात नहीं होती, ये गेम होते हैं। देखिए, आपने आपके प्रोग्राम में मैंने बताया था कि अमेरिका बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है चुनाव में, इंटरनल इंटरफेयर, छुपा हुआ हाथ। ये मैंने नहीं कहा था, रशिया ने कहा था अपनी न्यूज एजेंसी में। ये बात मैं नहीं बोला था। अगर वो हाथ था, छुपा हुआ हाथ, ये कौन कौन से कहां कहां छुपे हुए हाथ है ना, ये हाथ सामने आने चाहिए। और ये हाथ अगर सामने नहीं आएंगे तो देश की भोली भाली जनता कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। विनीता जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये छुपा हुआ हाथ, ये अगर रशिया ये कह रहा है कि अमेरिका का छुपा हुआ हाथ इलेक्शन में था, तो इस देश की जनता को लूटने में अमेरिका का हाथ नहीं था या नहीं था, मैं कैसे मानूं? अगर ये मैनिपुलेशन की जा रही थी, क्योंकि सारी डाटा है। अब ब्रिटेन के एक अखबार ने लिखा था, बल्कि ईरान के एक अखबार ने भी यह खबर छापी थी, जो मैंने उसका लिंक आपके पास भेजा था और डाटा सेव करके रखा वक्त जरूरत के लिए, जो ये कह रहा था कि इजराइल की ओपन आई एजेंसी जो है, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत में चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मैनिपुलेट कर रही है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, देश की जनता इन पर भरोसा नहीं करती है। जितना बड़ा कांड ये इस देश में हुआ है, माफ करना, विदेशों के कोर्ट में चलने वाले मुकदमे उठा के देखिए, अगर एजेंसी इस तरह का मैनिपुलेशन करती है तो उन पर कितनी बड़ी बड़ी सजा दी जाती है, और जनता को पैसे लौटाने की उन तो पर लाजमी हो जाती है। मतलब सर यहाँ पर ये एग्जिट पोल जो है, ये सब मुकदमे इनके ऊपर होने चाहिए,
क्योंकि एक बड़ी मैंने पहले साजिश का दिन, हिस्सा विनीता जी याद करिए पहले दिन चीख कर कहा था कि जिन लोगों के पैसे डूबे हैं उन्हें तुरंत इन एजेंसियों पे कोई केस करना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पेश करके इन्होंने धोखा दिया है। इन्होंने यकीन दिलाने की कोशिश की है, नहीं नहीं यही होगा, ये देखो हमारे आंकड़े, वो देखो हमारे आंकड़े, और जिन चैनलों ने इनका साथ दिया उन पर भी केस होना चाहिए और जनता को केस करना चाहिए। राहुल गांधी जो है बचना चाहते हैं, पॉलिटिकल विल बनाना चाहते हैं। हो सकता है राहुल गांधी भी उनका कंपनियों से ब्लैकमेल करके पैसा लेने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी राहुल गांधी के साथ नहीं हूं, किसी मोदी के साथ नहीं हूं, देश की जनता के साथ हूं। पैसा देश की जनता का डूबा है, देश की जनता को सामने आना चाहिए। ये मैनिपुलेशन है, ये जीपीसी कर देंगे, संसद में बात हो जाएगी। अरे कोर्ट में मुकदमा क्यों नहीं होगा? ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी है, ये तो सीधे सीधा धोखाधड़ी है। विनीता जी, देश का पैसा जब डूबता है, अब कई लोग जो खुदकुशी की नौबत तक पहुंच जाते हैं, जो कमाने के लिए लाते हैं। आप एक दिन पहले टीवी पे बैठ के उनको इन्फ्लुएंस करते, लगाओ पैसा बहुत बनने वाला है, ये होने वाला है, और वो लगा देते हैं। और फिर उन्हीं कंपनियों में जिनका दिखाया जाता है कि ये दो सरकार की दोस्त है, और उन कंपनियों के शेयर अचानक उछाल में आते हैं और फिर अचानक इतने डाउन जाते हैं। फिर वो जब डाउन जाते हैं, यानी कि कम आना और उनका मनोबल तोड़ देना, और फिर कुछ ऐसी कंपनियों द्वारा सस्ते में वही शेयर खरीद लेना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। इसके तो इतने पहलू हैं विनीता जी, अगर ये खुल के सामने कोई अक्लमंद आदमी आ गया तो फिर ये जो है बहुत भारी पड़ने वाला है। तो अब एजेंसियों को राहुल भी, गांधी ने चैनलों तो को इस भी, पर गोली दी है सर। राहुल गांधी लगता है इसकी बखिया खोल ही देंगे। देखो अभी तक तो हमने वो भी समझते हैं, अगर मुझे गुस्सा आता है तो फिर खराब वाला आता है, तो वो समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं तो देश के भले की बात कर रहे हैं। हमने हमेशा देश के भले की, पॉलिटिकल पार्टियां आती रहेंगी, पॉलिटिकल पार्टियां जाती रहेंगी, प्रधानमंत्री बहुत आए हैं, बहुत चले गए, और भी बहुत आएंगे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। और मैं आपको एक बात और कह देता हूं विनीता जी, कि ये जो चल रहा है ना, इसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूं। कंक्लूजन ये है, आपको और जनता को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तब से राजनीति में हैं जब तक मोदी और शाह राजनीति की आर भी नहीं जानते थे। वो जानते हैं सब कुछ, हम उन्हें बताने वाले कोई नहीं है, मगर आपके लिए बता देते हैं। मगर ये क्या चल क्या रहा है वो समझ ले, और फिर आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। बड़ा सीधा सा खेल चल रहा है। अगर एनडीए के सहयोगी ना होके ये इंडिया के साथ आ जाते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो फिर भी लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी इनविटेशन देंगी, आइए सरकार बनाइए मोदी जी, और आप शपथ ले लीजिए, और 45 दिन में या 60 दिन में या 6 महीने में आप जो है अपना बहुमत साबित कर दीजिए। ये टाइम दे के आपने शपथ दिलवा दी, उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते खुल जाएंगे। ना टीडीपी के पास एक एमपी बचेगा, ना नीतीश के पास एक एमपी बचेगा, और किस किस के खरीदे जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो बड़ा सीधा सा खेल समझा रहा हूं। अभी हल्की फुल्की हो सकता है कि नीचे दब के नीतीश कुमार मान भी जाए, टीडीपी भी मान जाए, चलो जो मिल रहा है वही है, तो आप शपथ ग्रहण करो, लो तो सही, ताकि उनके लोग जो हैं वो उनके साथ खड़े रहें, उनकी पार्टी को टूटने से वो बचाएं, और उसके बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। और ये बात मोदी जी भी जानते हैं, और अमित शाह भी जानते हैं, और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, इंडिया भी जानता है, और टीडीपी वाले भी जानते हैं। वो ये सिर्फ इतनी सी बात पे, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, नेचर नहीं बदलता। पहले जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, वो डिक्टेटरशिप में बात करते हैं। अपनी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मंत्रियों की औकात नहीं समझते, तो फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किस खेत की मूली हैं? जिस आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, उस भारतीय जनता पार्टी को वो चुनाव के जस्ट बीच में कह देते हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी को अब आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, भारतीय जनता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वाहिद सर जो बात बता रहे थे, उन्होंने 2 मुद्दों का जिक्र किया है। पहला तो वो जो कि एग्जिट पोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टर, इन सब के तार अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है।
चुनाव के दौरान। और ये शायद घोटाला करते वक्त उन्हें ये लगा भी नहीं होगा कि इस बार उनका पुराना प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, और ये सोचते हुए उन्होंने ये किया होगा कि कोई इसकी बखिया नहीं खोलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने आते के साथ सबसे पहले इसी पर सवाल उठा दिया है। इस मजबूत विपक्ष का पहला वार यही है जिसका जिक्र आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वाइट सर ने जिस बात का जिक्र किया है वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये जानते हैं कि कब उनसे हाथ मिलाकर उनका हाथ रख लेगी बीजेपी और कैसे उनको उसके बगैर वापस कर देगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि पता नहीं जो विनीता बात जी, मैं आपने बता दूं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे नेट पे एआई का अटैक चल रहा है, क्योंकि बार बार मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, बार बार मेरा कनेक्शन। हाँ, नहीं कोई नहीं सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि बीजेपी कब उनके साथ हाथ मिलाएगी और उन्हीं के लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग से तोड़ लेगी और इनको अकेला चलता कर देगी, तो जाहिर है कि वो ऐसा कच्चा खेल तो नहीं खेलने वाले। नहीं खेलेंगे, ये आसान नहीं है। मोदी जी की सरकार बनना ही आसान नहीं है, और बन गई तो चलना आसान नहीं है, क्योंकि बड़ी 6 सीधी सी महीने बात कह है। रहे कि 6 महीने ज्यादा खींच नहीं नहीं, पाएगी। 6 महीने भी कौन चलाएगा? मोदी जी की आदत नहीं है, अपने फ्रेम में चिड़िया नहीं आने देते। वहां तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो आएंगे तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? उनके पास मिनिस्ट्री होगी, वो सर अपने करना आप चले पड़ेगा, जाएंगे। जनता के मैंडेट के सामने अब उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पत्थर रख इंसान, करके दिल विनीता पर जी वो एक बात गए याद अपने रखिएगा, कार्यालय। नहीं आसान क्यों नहीं है मानता हूं, ये समझिएगा। जो इंसान अपने आप को भगवान घोषित कर दे, जो आदमी इंसान अपने आप को ये कहे कि मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं, जो इंसान ये कहे कि मैं पूरे चुनाव में टोटल हिंदू मुस्लिम करता रहे, और जो टीडीपी, जो चंद्रबाबू नायडू सिर्फ मुसलमानों की बात करता रहे, उन्हें फंड देने की बात करता रहे, उनके साथ खड़ा होने की बात करता रहे, सवाल ये उठता है कि ये चंद्रबाबू नायडू के साथ अजान देंगे, या फिर जो है वो जो बदला लेंगे रामचंद्र जी से कि जो है अयोध्या में आपने हरवाया, अब चलो मैं चंद्रबाबू नायडू के साथ में जाता हूं, मस्जिद में जाकर अजान पढ़ूंगा और टोपी पहनूंगा। ये तो मोदी जी नहीं कर सकते ना, वो इतने बड़ा बड़ा बोल सके हैं। सर देखो, लोग कहते हैं कि फेंकते हैं, मैं तो नहीं कहता है बात, मगर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं, तो उनको वो अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, वो आईने से नजर नहीं मिला पाएंगे। उनके मेकअप के लिए जो 15-20 वो लड़कियां रहती है ना, वो देखी होंगी आपने, वो जब आईना दिखाएंगी तो इन्हें कुछ और नजर आएगा। अब वो मेकअप नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जीवन। सर एक बात आपने बायोलॉजिकल वाली कही मोदी जी के भाषण को लेकर, मैं आपको याद दिला दूं, एक मेरी मुलाकात एक पढ़ी लिखी महिला, भद्र महिला दिल्ली की, जी। उनसे उन्होंने बोला मोदी जी तो जो हैं, आज मेरी एक मुलाकात हुई थी कहीं पर, उन्होंने बोला कैसे रिजल्ट आए हैं, तो ये तो बड़ा बुरा हुआ। मैंने कहा तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो जनतंत्र की जीत हुई है, इसमें मजबूत विपक्ष होना बड़ी अच्छी बात होती है। तो उन्होंने बोला कि मोदी जी इतना सारा काम करके गए, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। तो मैंने कहा मोदी जी ने जो किया है आपने उसको पढ़ा है, आपने जाना है? बोले कि नहीं मोदी जी करते ही हैं, अच्छा काम करते हैं, ये जो मोदी भक्त हैं उनको ये भी नहीं पता मोदी जी क्या करते हैं। सर सुनिएगा, यहाँ पर उन्होंने, फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो उनको ये ज्ञान नहीं था कि उन्होंने ऐसा बोला। कहती है ये कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा भरे हुए वीडियोस आप जाकर देखिए कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी मोदी भक्तों की आंखों पर जो पर्दा डला हुआ था कि मोदी जी जो कहेंगे सही कहेंगे, अभी तो उनके कानों में ये घुसा भी नहीं है, तो आंखों से पर्दा हटने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा सर। मैंने ये बात जो बताई, पढ़े लिखे देखिए उनको बायोलॉजिकल नहीं होने का मतलब पता है, तो वो मोदी जी से सवाल करेंगे खुद ही। मैं वही तो कहता हूं हमेशा। जी विनीता जी, ठीक मैं है। वही तो कहता हूं हमेशा, मैं वही कहता हूं हमेशा कि देखिए, आपने कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं ये कोई मायने नहीं रखती। असल में उन किताबों में आपने क्या पढ़ा है और वो किताबें कौन सी थी, ये बहुत मायने रखती। जी बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि आप कहें कि मैंने पीएचडी कर लिया। अब आपने पीएचडी किस चीज पे कर लिया? आपने पीएचडी किसी मतलब एक अजीब सब्जेक्ट पे कर लिया, जिसे ना आप तो खुद क्लियर कर पाए और ना दूसरों को। ये बहुत सारी चीजें जिन्हें आप पढ़ा लिखा कहते हैं। दरअसल ये अफसोस की बात है, मैंने जब मैं इकोनॉमी पर बात करता हूँ, आज दुनिया ब्रिक्स की बात कर रही है। मेरे विनीता जी बहुत सारे आर्टिकल मौजूद हैं, जब मैंने एडवाइस दी थी, और आने वाले दिन में, यानी मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि 2014 से ही कि ब्रिक्स अगला वर्ल्ड का लीडर होगा, फाइनेंशियल लीडर होगा, यही ग्रुप जो है आगे बढ़ेगा। आज यूरोप जो है
ब्रिक्स के बगैर नहीं रह सकता। इसमें मुस्लिम जगत पूरा आ चुका है, इसमें रशिया के साथ कोलिशन में आ चुका है, और यूरोप जो अभी तक ब्रिक्स के साथ नहीं जुड़ा है वो इकोनॉमी उनकी नीचे जा रही है और क्रैश होने के कगार पर खड़ी है। अमेरिका खुद जो है वो धराशायी होता चला जा रहा है, और यहाँ डी डॉलराइजेशन पूरी तरह से हो रहा है। जहां रुपए की वैल्यू बहुत बड़ी होनी थी, बहुत कुछ हो जाना था, उन पर ना देश के पत्रकारों ने चर्चा की। जिस तरह माफ करना, जी सर। उनको ये नहीं पता था कि बायोलॉजिकल किसे कहते हैं, भगतन को। इसी तरह यहाँ के पत्रकार भी भगत ही हैं, उन्हें भी पता कद्दू नहीं है, पत्रकार बन के बैठ गए हैं। अब आप ठीक है एक सर। बताता तो सुन लीजिएगा, वजह बताता हूँ क्या है। अभी एक पत्रकार महोदय ने विश्लेषण पेश किया है कि मायावती ने हरवा दिया है, इसलिए जो है मोदी जीत गया है। मतलब वो पत्रकार महोदय यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती की वजह से अब और सीटें आ सकती थी। अरे यार, अकल पढ़ लिया करो, कुछ अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। मोदी जी के जो इंजीनियरिंग हुई ना विनीता जी, उसमें यूपी के अंदर मायावती ने अच्छा सहयोग किया है, अच्छा साथ दिया है। वो वोटें जो है 2010 सालों से बीजेपी को मिलती रही है, जितनी वोटें काटी हैं, और जिन लोगों को उन्होंने टिकट देके उनकी वोटें हासिल की है, उसका फायदा गठबंधन को हुआ है। हमने थैंक्स सर बोला है यही मायावती मैं को, और कह आगे भी रही थी कि बोलेंगे। मायावती साइलेंट गेम कर गई है, यहाँ पे साइलेंट किलर का काम कर गई वो। मगर उसने बीजेपी को मारा। एक पत्रकार, देखिए हर जगह पे आप कैलकुलेट करिएगा, उसने वोट किसके काटे। वो दलित वोट भी वो कटा जो बीजेपी को ही जाना था। माफ करना, बीजेपी का वोट कहीं परसेंट कम नहीं हुआ है, सिर्फ यूपी में कम हुआ है, यूपी में कम सर हुआ है और महाराष्ट्र में कम हुआ। मायावती अकेली ऐसी नेता थी जो दबाव में आ भी गई और घुट घुट कर जीती भी रही। चाहे वो हाँ हाँ, अखिलेश यादव को पसंद करे या ना करे, लेकिन वो मोदी को पसंद नहीं करती, ये तय है। ये और जिस तरह से संविधान का दबाव मामला, में वो घुट रही थी, संविधान वो का कहीं से मामला, सांस वो ले गई। जानती थी। देखो विनीता जी, एक पॉलिटिकल मजबूरी थी। पॉलिटिकल मजबूरी ये थी कि संविधान है तो मायावती की राजनीति है, और संविधान नहीं है तो मायावती की राजनीति है, ना उस कम्युनिटी की राजनीति है। तो सवाल ये उठता था कि अपने लोगों को, बाम सेव को, किसको क्या जवाब देगी। वो अलग बात है, मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों जी मजबूरी में दिया, टेक्निकली दिया, मगर इतना गलत कैलकुलेशन तो लोगों को मत बताया करो जी यार, पढ़ लिख लिया करो कुछ, कैसा ठीक है सर, इस पर कैलकुलेशन मत अलग बताइए। चर्चा करेंगे सर, इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है ये, कल मैं आपसे इस पर बात करूंगी। जितने जरूर लोग जरूर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वाइट भाई के साथ में मायावती की इंजीनियरिंग पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की बिल्कुल इंजीनियरिंग का बम्पर रिजल्ट तो लोगों ने देख लिया है, लेकिन मायावती की साइलेंट किलिंग इंजीनियरिंग क्या करके गई, क्या वाकई में बिल्कुल। कुछ किया कि नहीं, ये चर्चा करेंगे कल। लेकिन नहीं नहीं, आज की बिल्कुल। तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिट पोल का महाघोटाला। इसे समझने की जरूरत है। किसी टीवी चैनल ने इस पर जिक्र नहीं किया है, व्हाइट भाई ने इस पर बात की थी, उसके बाद राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब इस पर संसद में जब पहली बार मॉनसून सत्र में तमाम सांसद आएंगे, बराबर की टक्कर में आएंगे, तब ये टकराव में पहला मुद्दा बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया व्हाइट भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।